Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of 21st of June, starting with the first one. Renewable energy companies look abroad for green hydrogen plant. Over the years, the Indian government has targeted around 5 million ton of green hydrogen energy by 2030. उसके हिसाब से they are looking for green hydrogen plant. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट चाहिए इट इज़ इन इलेक्ट्रोलाइजर और दूसरा कि हाइड्रोजन एनर्जी का जो कॉस्ट है वो अभी मार्केट अवेलेबिलिटी के हिसाब से नहीं है, वो समय लगेगा आने वाले वक्त में। तो दो एक प्रॉब्लम है इसमें ग्रीन हाइड्रोजन में। तो यही एग्जांपल्स ही दे रखे हैं लाइक हम्म, अडानी न्यू इंडस्ट्रीज, वो भी इंटरनेशनल मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो यही जो हम बोल रहे हैं कि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है ऑफ सेल्फ सस्टेनेबिलिटी या आत्मनिर्भरता। तो ये जो अभी फॉरेन प्लांट्स ओपन अप किए जाएंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में या फिर एक्सपीरियंस में ये इनिशियली हेल्प कर सकता है, बट इनिशियली ये फिर स्लो डाउन भी कर देगा जो हमारा अगेन विजन है आत्मनिर्भरता का या सेल्फ सफिशिएंसी का। हम्म, इसमें और बोला जा रहा है कि जो हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं इस्टेब्लिश करेंगे। फॉर एग्जांपल इजिप्ट के अंदर में ग्रीन हाइड्रोजन इस्टेब्लिश होगा सुइस कनाल इकोनॉमिक जोन में। तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिर्फ फ्यूल नहीं है, वो एक तरह का प्रोडक्ट, वो एक तरह का रॉ मटेरियल है फॉर द अदर प्रोडक्ट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको अमोनिया में कन्वर्ट करना होगा, अमोनिया को फिर वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइड्रोजन में। तो ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन, फिर ग्रीन मिथेनॉल। तो ये सब जो प्रोडक्ट बनेगा इट विल बी अ डेरिवेटिव फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन। तो इंडिया में भी इस्टेब्लिश करेंगे और बाहर में भी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि इसमें काम कर सकें। मेजर तो मतलब मैं मेरे माइंड में जो क्वेश्चन आ रहा है कि बाहर प्लांट्स एस्टेब्लिश करने का इंडिया को क्या इतना इम्पोर्टेंस होगा। एक तो बोल सकते हैं कि कंट्री टू कंट्री जो रिलेशंस है वो स्ट्रेंथन हो सकते हैं, हम्म और वन और वी कैन से कि जो इंडियन फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज हैं उनका डोमिनेशन कहीं ना कहीं बैलेंस हो सकता है अगर इंडियन कंपनीज आर ओपनिंग अप दीज प्लांट्स। हम्म और ये भी बोल सकते हैं कि जैसे पहले रिवॉल्यूशन वाज इन पेट्रोल डीजल, अभी आने वाले समय में सोलर हुआ था, अभी आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन में ऑलरेडी आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो यू विल मेक अ लीड अगेंस्ट अदर एमएनसी कंपनी दो वर्ल्ड वाइड जो है। तो एक तो फायदा हो यहाँ मतलब सकता है। कार्टेल फॉर्मेशन नहीं होगा। हम्म माइग्रेंट वर्कर, अभी एक हफ्ता पहले a fire in a building in Kuwait claimed lives of 45 workers from India. The incident brings spotlight back on the living condition of Indian worker in Gulf nation. तो रियलिटी क्या है? तो फोर्स लेबर है, एक कफील सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि मोस्टली उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है और उनको लोअर वेज रेट से भी नीचे काम करवाया जाता है और बेसिक सोशल सिक्योरिटी उस गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं दिया जाता है और उनको 24 आवर्स में से 12 आवर्स 16 आवर्स काम करवाया जाता है। पैसा कम है, एक्सप्लॉयटेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक कफाला सिस्टम हो गया। इवन आफ्टर कतार एंड सऊदी अरेबिया इज पुटिंग पॉलिसीज दैट विल स्क्रैप द कफाला सिस्टम, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देयर इज लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन एम्बेसी विच लीड्स टू लैक ऑफ डेटा। पता नहीं चलता है कितने लोग को यहाँ पर बेवकूफ़ बना कर है कि आपको जॉब मिलेगा अच्छा, और फिर वहाँ लाया जाता है और फिर पासपोर्ट ले लिया जाता है ताकि वापस जा नहीं सके और लगातार एक्सप्लोर किया जाता है। तो कितने डेटा है ऐसा, तो वो नहीं है अभी तक चल। तो कैसे करना चाहिए? यहाँ पे तो, तो इंडिया ने बोला कि बायलैटरल एमओयू साइन करेंगे विच इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वेज गारंटी, सब जगह हेल्थ कवरेज, सोशल सिक्योरिटी, बाकी सब, वर्किंग आवर्स, न्यूट्रिशन, ग्रीवांसेस रिड्रेशन करने के लिए एक कम्युनिटी वेलफेयर विंग बनाया गया है। तो एक इम्पोर्टेंट कीवर्ड इन द गल्फ रीजन जहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, मदद पोर्टल। तो
तो एक फिर हाँ। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है यूएन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। So this is part of the United Nations system and intergovernmental organization है which promotes again जो humane and orderly migration which benefits all of the migrants and तो ये यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की बात आती है ऑफ द सेफ्टी। तो जैसे आपने बोला साइनिंग ऑफ एमओयूज बिटवीन द टू कंट्रीज दैट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। हम्म, फिर वो लिखा हुआ है कि व्हाई डू वर्कर्स स्टिल सफर, क्यों ऐसा है, इस इन स्पाइट ऑफ ऑल द मेजर दैट हैज बीन टेकन बाय इंडिया। तो इसी में पासपोर्ट कॉन्फिकेशन, अंडर पेमेंट, सब स्टैंडर्ड लिविंग कंडीशन, कोविड के समय वैक्सीनेशन नहीं मिला है, दे हैव लॉस द जॉब्स, इरेगुलर रिक्रूटमेंट है। इसलिए देखा गया है जो केरला के जो लोग पहले चाहते थे, इमिग्रेंट थे, वो कम होते जा रहे हैं। और अभी बिहार, यूपी, उड़ीसा, ये सब के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं गल्फ जीसीसी में। जो एक महीना पहले एक रिपोर्ट देखे थे, फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया हैव डोमिनेटेड द माइग्रेशन टुवर्ड्स जीसीसी। तो 8.7 मिलियन इंडियन है वहाँ पर, और एक फैक्ट होगी, मोस्टली आर सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। दूसरा और कि एक क्या हो, हाँ। इंटरनेशनल, ओके कंप्लीट कर लो आप। दूसरा कि वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड मदद एक पोर्टल हो ही गया। उसके अलावा एक मनीला सिस्टम है फिलीपींस के, इट इज़ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फॉर एक्सेलेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपायर्ड वर्कर्स, मनीला सिस्टम विच कैन बी रिटन डाउन। वो बात करते हैं राइट्स ऑफ फिलीपींस के वर्कर, बट ऑल्सो स्किलिंग देम, वेजेस भी देंगे, जस्टिस भी देंगे। तो वो सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने यहाँ। तो एक अच्छा एग्जाम्पल मनीला सिस्टम, वो समझ से। इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी अभी नहीं है, तो इसको साइन करना चाहिए फॉर अगेन सेफ्टी हम्म। ऑफ द माइग्रेंट्स। हम्म। इंडिया टर्न्स नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील, डेफिसिट ऑफ 1.1 बिलियन टन। क्यों हो रहा है सर? एक्सपोर्ट, इट वाज ड्यू टू द वीक ग्लोबल मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग बाय चाइना, साउथ कोरिया, जापान। इंडिया इंपोर्टेड 8.3 मिलियन टन फिनिश, प्राइमरी फ्रॉम चाइना, साउथ कोरिया, वियतनाम, जापान। हाईएस्ट वर्ल्ड में कौन है? चाइना है। सेकंड हाईएस्ट इंडिया है, लेकिन तब भी सेकंड हाईएस्ट में कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया। उसके कंपैरेटिवली जो एक्सपोर्ट है, जो एक प्रोडक्शन है, वो वैसे ही रहा। और उसको स्पेशलाइज स्टील जिसको बोलते हैं, उसमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एक इसमें और इंडिया कहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? तो वो इटली, यूरोपियन कंट्रीज को करते हैं। इटली, बीजिंग, इटली एंड बेल्जियम। हम्म। और दूसरा कि यूरोप में एक और भी प्रॉब्लम होगा स्टील पर, क्योंकि इस पर लगेगा CBAM 2026 से। तो एक अलग, हम्म। जयशंकर अनवील्स मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर इन श्रीलंका। तो नाम से भी कैन डिराइव कि मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन, मैरिटाइम रेस्क्यू मतलब कि ओवरऑल टूरिज्म पर्सपेक्टिव में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, एंटी पायरेसी होगा, या फिर फिशरमैन राइट्स होगा, उनके बारे में बात किया जा सकता होगा इसमें। तो ग्रांट दिया गया है, अलग अलग एरिया जो कोऑपरेशन करने का बात हो रहा है श्रीलंका के साथ, हेल्थ, टूरिज्म सेक्टर, प्रोजेक्ट हाउसिंग, विलेज मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट, इससे बात किए गए। मैरिटाइम रेस्क्यू, इसमें नेवी हेडक्वार्टर कोलंबो में बनाया जाएगा, सब सेंटर हम्बन टोटा पोर्ट, और अलग अलग जगह पर पोर्ट बनाया जाएगा। यानी इसमें दिया नहीं कि क्लोजली किस में काम कर सकता है, एक बार सर्च कर लो वहाँ से, हम्म। एग्जैक्टली किस में काम करेंगे। मैरिटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर। एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो इनिशिएटिव है इट विल रिप्लेस द चाइनीज वेंचर। तो उनका हाँ, भी ऐसा कुछ पहले। इनिशिएटिव पहले से था। हम्म। And
स्पेसिफिकली सो ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन सो दैट अगेन हम्म। जो ट्रेड है दैट हैपन स्मूथली। वही एंटी पायरेसी जो अटैक्स हो रहे हैं गल्फ रीजन में जो देखने को मिल रहे फ्रीक्वेंसीज इंक्रीजिंग, सो उसकी प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग के लिए ये मेजरली वर्क करने वाले हैं। एंड देन अगेन रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल, प्रिवेंशन ऑफ एंड कंटेनिंग एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, तो वही नेचुरल डिजास्टर्स या फिर मैन मेड डिजास्टर्स के केस में। एंड दिस अपीयर्स टू बी अगेन अ पार्ट ऑफ द सागर स्ट्रैटेजी जो हमारा है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव। एंड एक जो हम पहले भी बात करते थे कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, तो उसको भी ये कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करेगा या कॉम्प्लीमेंट करेगा। सो इसमें 3 कंट्रीज है जैसे हम बात करते हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, एंड नाउ मॉरिशस आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, हाँ। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। हम्म। तो फिशरीज हार्बर्स की सेफ्टी हो, उससे फिशरमैन बस, राइट्स, हाँ, कैपेसिटी कोलंबस, बिल्डिंग। हाँ, सिक्योरिटी हम्म। कॉन्फ्लिक्ट बस याद रखना कि आइलैंड कंट्रीज है उसमें, बस ऐसे याद रहता है। हाँ। ते चेनाब, रीसी, रेसी, ये न्यूज़ में भी आया था रिगार्डिंग लिथियम रिजर्व जम्मू कश्मीर में। और चेनाब रीसी रिवर के डिस ऊपर में हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला होगा कि 24/7 और ऑल सीजन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रहेगा नॉर्थ जम्मू और कश्मीर के बीच में। दूसरा कि लॉजिस्टिक सपोर्ट ड्यूरिंग वॉर क्राइसिस, उसमें हेल्प होगा। एंड चेनाब रिवर जो है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। हाँ, चेनाब रिवर में एक और एक सलमा डैम प्रोजेक्ट है चेनाब रिवर के ऊपर में। हाँ, सलमान डैम। लिमलेस एम्फीबियन फाउंड इन काजीरंगा फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एम्फीबियन क्या होता है जिसमें आई थिंक पैर नहीं होते हैं और दोनों जगह रहते हैं ना, बेसिकली वो पानी में रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं, लैंड एंड वाटर लैंड बोथ। एंड वाटर, यस। हाउ डेंजरस मेथनॉल पॉइजनिंग, डायरेक्टली रिलेशन है हूच ट्रेजेडी से। तमिलनाडु में भी एग्जाम्पल हुआ, अभी बिहार में भी हुआ था, जैसे 40 लोग डेथ हुए थे, फिर हरियाणा में एक जगह हुआ था, यूपी में भी एक जगह हुआ था। तो बेसिकली अलग अलग जगह पर ऐसा केसेस आया, तो इसका दिखाता है कि हुज ट्रेजेडी इसमें इलिसिट लिकर है, इट इज़ ए यूनिवर्सल नेशनल प्रॉब्लम रादर देन स्टेट स्पेसिफिक। डिस्पाइट कि लिकर सेल इट इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल बाय स्टेट और बैन भी नहीं है, अनलाइक बिहार में बैन, तब भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये कैसे? तो जैसे लिकर में बताया कि अलग अलग में अलग अलग परसेंटेज होता है अल्कोहल का, और मोस्टली एथेनॉल यूज होता है, C2H5OH। लेकिन अगर मेथनॉल यूज करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जब अल्कोहल बॉडी के अंदर में जाता है तो उसके अंदर में इट इज मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर इनटू एल्डिहाइड, और एसिटल्डिहाइड के कारण ही आपको डिजीनेस फील होता है। तो स्प्यूरियस अल्कोहल में क्या, लिकर में क्या होता है कि इट कंटेन्स मेथनॉल, सस्ता होता है और कम We can say अमाउंट में कि भी देखा जाए तो इट इज पोटेंट, तो इसी कारण इसको यूज करते हैं। दूसरा दो टाइप का चीज़ था इसमें, हम लोग जब डिटेल में किए थे कि एक तो है कि इंडस्ट्री बेस्ड अल्कोहल प्रोडक्शन, एक और था कि हम्म। लिकर के लिए था। लिकर के लिए स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं और इंडस्ट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम्म। इंडस्ट्री बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन है, उसको कभी यूज किया जाता है, लॉन्ड्रिंग करके उसको यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहल। तो उस पर एक रेगुलेशन होना चाहिए। तो So जनरली स्पीकिंग लिकर जो है स्टेट सब्जेक्ट है। हाँ, हाउ स्प्यूरियस लिकर किल्स, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेथनॉल भी अगर जा रहा है तो इट कैन इम्पैक्ट द बॉडी, 0.1 ml भी लेकिन अगर से घुस गया बॉडी के अंदर इट ब्लड कैन, की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। फॉर्मिक एसिड बन जाता है, एसिड बन जाता है, दैट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, इसी कारण एकिडीमिया, पीएच ड्रॉप्स बिलो 7.5, 7.35 हो जाता है सोचो, और इसी कारण ब्लड एसिडिक बन जाता है। हम्म, सब चीज़ होता है, रेटिना डैमेज, नर्व डैमेज, सब चीज़। कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसको?
48 आवर्स के अंदर में भी 33% होता है। तो दो टाइप से ट्रीट कर सकते हैं, एक तो है कि फार्मास्यूटिकल ग्रेड एथेनॉल आप यूज़ करें। उस क्यों? क्योंकि जो लिवर है, इट मेटाबोलाइजेस एथेनॉल 10 टाइम्स फास्टर। उससे क्या होगा कि जो लिवर है ओवर प्रोडक्शन करेंगे एथेनॉल को और मिथेनॉल को छोड़ देंगे। मतलब कि वापस से अल्कोहल पिलाइए एथेनॉल का। और फोमेपिजोल, हम्म ये एक तरह का एंटीडोट है सीक्रेट करने का। तो लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वियतनाम में और नॉर्थ ईस्ट में जो राइस बियर का कॉन्सेप्ट है कि राइस बियर बाकी सबको, और अपेडा के अंदर में रेगुलेट भी कर सकते हैं उसको प्रमोशन करने के लिए। तो इसमें बोल सकते हैं कि जो लोग प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये चीप ऑल्टरनेटिव है टू अदर फॉर्म ऑफ इंटॉक्सिकेशन, रादर फिर सिगरेट हो गया या फिर बाकी सब होता है। और एंटरटेनमेंट के हिसाब से उनके लिए यही सोर्स रहता है। प्लस जो ठेका मिलता है उसका रेगुलेशन नहीं होता है, तो बैन होता है तो रेगुलेट नहीं होता है, तो आप कैसे ही भर के दे देते हैं। तो अगर हम चीप ऑल्टरनेटिव लोकल मेड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट राइस बियर हो गया, कहीं पे बार्ले, कहीं वहां पर अगर प्रमोट प्रमोट नहीं, कम से कम उसको रेगुलेट करेंगे, और तो लोकली सोर्सेज है तो लेबर कॉस्ट भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा। तो हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव बन जाए एज कम्पेयर टू स्पीरियस लिकर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में है और जो बाकी स्टेट राइस। पॉलिसीज भी हैं, जैसे कंप्लीट लिकर बैन, तो वो भी कहीं वो ना भी कहीं फिर इलीगल मीन्स और चीप हाँ, ऑल्टरनेट्स क्योंकि को कंप्लीट प्रमोट करता लीकर है। बैन में क्या होता है कि आप सिर्फ जो ऑलरेडी जो ब्रांडेड लीकर था उस पर बैन हो गया। जो पहले लीगल था वो तो आज भी चल रहा है, उस पर क्या काम कर रहा है? वो क्वेश्चन होता है। हम्म इसी में बात हुआ पोस्ट ट्रेजेडी इन टीएन पॉइंट टू फेलियर इन पॉलिसी इन्फोर्समेंट लेस्ड विद मिथेनॉल। मोस्टली केसेस ऐसी होता है मेथनॉल के ऊपर ही होता है। ऐसा कभी सुने हैं कि लोकली मेड जो खजूर से बनता है या फिर लोकली मेड काजू से बनता है, इसके बाद फिर राइस से बनता है, उस पे कोई लोग का डेथ हुआ? हमेशा मेथनॉल से लिस्ट में ही डेथ हुआ है मोस्टली। चीप अवेलेबल रेगुलरली। कैसे हुआ था कंट्रोल? वन मेजर वॉज टू इंट्रोडक्शन वॉज सेलिंग लो कॉस्ट लिकर थ्रू TAS MAC। अब लो कॉस्ट लिकर भी आप सब्सिडाइज वे में बेच रहे हैं, तो बस इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग बेच रहे हैं उनको प्रॉफिट कैसे कमाएंगे फिर। तो क्या करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ मिला देते हैं ताकि सस्ता में आप और सस्ता हो जाए ताकि प्रॉफिट कमा सके। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि इट सीम्स मेथनॉल फ्लोज फ्रीली, उसके ऊपर रूल्स ही नहीं था, सिर्फ एथेनॉल के ऊपर में था। और कंप्लेंसेस, गवर्नमेंट नीड्स टू शट डाउन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑफ इलिसिट ब्रूइंग इन द स्टेट। शट डाउन नहीं होना चाहिए, आई थिंक इट इज, इट को रेगुलेट करना चाहिए। जो लोकली मेड अल्कोहल है, हो सकता है वो भी अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ ईस्ट में भी राइस बियर है, उसको आप प्रमोट कर सकते हैं जैसे यहाँ लिखा ही है सेलिंग लो कॉस्ट। उससे क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा, आपको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी होगा, और दूसरा की जो मेथनॉल लेसिंग है वो कम हो जाएगा। तो उसी कारण मानसी, यही है, ठीक है, और तो कुछ क्योंकि ऐड इसमें नहीं। बेच ही रहे हैं, इसमें लिखा हुआ लो कॉस्ट लिकर वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू TAS MAC। TS मतलब तमिलनाडु स्टेट बस एक ही मार्केटिंग चीज है, कॉर्पोरेशन। जैसे कि मीथेनॉल का डाइवर्जन हो रहा है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए अवेलेबल होती है, तो अकाउंटेबिलिटी या फिर वी कैन गो अहेड विद दी, मतलब ट्रैकिंग ऑफ दी ट्रांसपोर्टेशन, ताकि लीकेजेस ना हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि पीडीएस स्कीम में जो भी फूड ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें भी लीकेजेस होता है, तो एक इसका एक अकाउंटेबिलिटी सेटअप पे हम वर्क कर सकते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए ट्रांसपोर्ट होती है, तो उसका डाइवर्जन रोकने के लिए। हम्म। यूएस सऊदी अग्रीमेंट ऑयल फॉर सिक्योरिटी सिम्बायोसिस था पहले से। उसमें क्या था कि इन यूएस इट कन्वर्टेड इनटू पेट्रो डॉलर फ्रॉम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो भाई अभी से बात हो रहा है अल साउद अंडर MBS। इट इज किन्नेस टू ऑफ द वाइट हाउस टू स्कोर डिप्लोमेटिक सक्सेस। अग्रीमेंट का बात कर रहे हैं जिसमें अलग अलग एरियाज में
कोडिफाई करने की बात कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया इज मूविंग अवे फ्रॉम पेट्रो डॉलर, तो इसमें हो सकते हैं। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का बात कर सकते हैं इसमें। ऑल्दो यूएस इज नो लॉन्गर डिपेंडेंट सऊदी ऑयल सप्लाई, क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है यूएस के अंदर खुद ही। तो जो एमबीएस का विजन है, विजन 2030 में क्या है कि ओवर द ईयर्स आप जो सिटी है, सऊदी सिटीज है, इसको आप सस्टेनेबल बनाएंगे और टूरिज्म को प्रमोट करेंगे और डाइवर्सिफाई करेंगे इकोनॉमी को, रादर देन सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंसी बढ़ाएंगे। तो उसमें जा सकते हो। सऊदी अरेबिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीसीसी में वो हेड है, मुस्लिम वर्ल्ड में उनका टू लार्जेस्ट साइट है जहाँ पर इमिग्रेशन होता है और वहाँ पर लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज होते हैं, टू होली श्राइन है। 2023 में अगर हम बात करें टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स, तो यूएसए नंबर 1 पे था, देन हाँ, सऊदी सऊदी अरेबिया, अरेबिया। उसके बाद रशिया, कनाडा एंड इराक। और इसे पूछा भी था कि वेनेजुएला लार्जेस्ट है, ऑयल रिजर्व, हाँ रिजर्व में, ऑयल हाँ, रिजर्व में वेनेजुएला लार्जेस्ट है। है, फिर सऊदी अरेबिया, ईरान, हम्म, कनाडा, इराक, ऐसे हम्म, ऑयल रिजर्व्स में। हम्म। तो एस ए स्ट्रैटेजिक अलायंस एग्रीमेंट, उसका चैलेंजेस क्या है? ओपेक प्लस चैलेंज है। बीजिंग इज ऑल्सो बिकमिंग रियाडा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर, और बीजिंग ने बीच में ईरान और सऊदी अरब के बीच में एक तरह से साइन कराने की बात कर रहे थे कि आप सहमति बना लीजिए लॉन्ग टर्म में। तो वो पूछते थे, तो बीजिंग का रोल इसमें आ गया, रशिया का रोल आ गया इसमें। इंडिया भी बात कर रहे हैं आईएबीसी कॉरिडोर बनाएंगे, तो इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया के साथ भी हेज कर सकते हैं मल्टीपोलैरिटी के लिए। रिकंसिलिएशन विद इसराइल, ये भी एक है। लेकिन उसमें एक और प्रॉब्लम है कि गाजा पीस प्लान पहले होगा, तभी वो हो सकता है लॉन्ग टर्म में देयर वुड बी अ रिकंसिलिएशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, पहले नहीं होगा। तो इंडिया का स्टैंड क्या है यहाँ पर कि ओवरऑल अगर वहाँ पर रिलेशन बढ़ता है इसराइल और सऊदी अरब के बीच में, और पीस एंड प्रमोट प्रमोट होता है, तो इंडिया का जो एक्ट ईस्ट वेस्ट पॉलिसी है वो बढ़ेगा। आईएमएसी कॉरिडोर होने से इंडिया का इकोनॉमिक ट्रेड बढ़ेगा, रीजनल स्टेबिलिटी होने से इंडिया का रीच रीच बढ़ेगा, तो बार्गेन बढ़ सकता है जीसीसी में और वेस्ट एशिया में इंडिया। जीएसटी काउंसिल 269 ए 279 ए, 101st अमेंडमेंट एक्ट है ना, 9, हाँ 101st हो। उसमें लिखा कि इट रिकॉर्ड 2.1 लाख करोड़ इन अप्रैल। चैलेंजेस उसका ओवर द ईयर्स क्या रहा है कि स्टेट का रेवेन्यू है वो थोड़ा कम हुआ है, सेस और सरचार्ज वो बढ़ा है, तो वो जाता है सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास। बात हुआ था कि जीएसटी वॉज अ गुड एंड सिंपल टैक्स, लेकिन अलग अलग एरियाज में देखा है कि 28% आप ऑनलाइन गेमिंग में कर रहे हो, कैसीनोज में कर रहे हो, फिर और भी जो प्रोडक्ट है, कंज्यूमर प्रोडक्ट है, उसमें भी कभी कभी हाई टैक्स रहता है, टैक्स चेंजेस होता है जल्दी से, तो frequent changing in taxes creates an impediment to the growth of the sector. दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर में नहीं है। सेंट्रलाइजेशन है जीएसटी के अंदर में, क्योंकि 1/3 वोटिंग राइट्स इट इज रिलेटेड टू द फाइनेंस मिनिस्टर, बाकी 2/3 स्टेट के पास है, और डिसीजन के लिए 3/4 चाहिए। मानसी, और हम्म। तो इसमें बोल रहे हैं कि वही रिफॉर्म पेंडिंग। चाहिए लॉन्ग टर्म में जीएसटी के हम्म। अंदर। और जो फेक जीएसटी बिल जनरेट होते हैं उसका भी कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन नहीं आया है, तो वही सबसे मेजर इशू तो वही है अभी करंट टाइम्स में। और हम्म, रिसेंट जो रिफॉर्म हुए थे उसमें जैसे ट्राइब्यूनल, जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल दैट वाज फॉर्म्ड, वो भी एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था। उसमें जीएसटी स्पेसिफिक केसेस जो है उनका रेजोल्यूशन और जल्दी सॉल्व हो सकता है, तो हम्म, पेंडेंसी ऑफ केसेस कैन गेट रिड्यूस्ड। यस।
बस ये बेसिक जानना, यूजीसी नेट क्या होता है, इसको भी कैंसिल किया गया। ओवर द ईयर्स देखा गया कि एग्जामिनेशन गेटिंग कैंसल्ड बाय द एनटीए। एनटीए को अलग से बनाया गया था कि आप टेस्टिंग एजेंसी है, आप सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ताकि आपको ओवरऑल सहायता मिले। और बाकी जो सीबीएसई हो गए या बाकी सब हो गए, उनका लोड कम। तो एनटीए से, लेकिन 2 साल में देखा है कि ज़्यादा इसमें चीटिंग हुआ, इसमें पेपर लीक हुआ। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसमें बात रखा गया कि आप ओएमआर बेस्ड कराएंगे, लेकिन ओएमआर फिर लीक हो जाता है। तो आप जेई और यूपीएससी के प्रीलिम्स है, उसमें कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जेई मेंस में, जेई एडवांस में और यूपी के प्रीलिम्स में, उससे आप कर सकते हैं। कैसे वो हो सकता है ना, कुछ रैंडम एलोकेशन होगा, कुछ स्ट्रक्चर होगा कंडक्ट कराने का, उससे बात कर सकते हैं। दूसरा कि जो, और क्या हो सकता है, डेटरेंट भी है चीटिंग के अगेंस्ट में, 10 years और इम्प्रिजमेंट भी है, लेकिन वो भी एक सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ये हो जाता है। हम्म, या तो वही एग्जामिनेशन जो लीकेजेस हो रही हैं, क्वेश्चन पेपर पहले लीक हो जाता है, वो मतलब जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे अकाउंटेबिलिटी की बात की, जैसे आपने बोला कि प्रॉपर स्ट्रक्चर है यूपीएससी में या जेई नहीं में, ऐसा होता है। कभी हाँ। सुनने को नहीं मिला। हम्म, तो ऐसा बात कर वो सकते हैं। दूसरा, एग्जामिनेशन एंड टफनेस का बात कर सकते हैं कि पेपर ऐसा सेट करो कि जो एग्जामिनर सॉल्व कर रहे हो उसको भी समय लगे, तब तक पता नहीं, ये एक पार्ट हो सकता है। तो यूजीसी नेट का भी कैंसिल कर दिया गया इतने सब्जेक्ट का। तो ये दिखाता है कि एनटीए के अंदर में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हो गया एनटीए के अंदर में। बोला है कि साइबर थ्रेट एनालिटिक्स और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर को बताया कि इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन में हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। तो ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी साइबर सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट हो सकता है एलिमेंट। हाँ। yes। इसमें नेम ऑफ चीप होमस्पन अल्कोहल डिराइव फ्रॉम हुचिनो, अलास्का ट्राइब। फर्मेंटेशन होता है, जो बेसिक अल्कोहल प्रोडक्शन होता है, फर्मेंटेशन करके सब चीज़ बनता है। वाइन बनता है मोस्टली, फर्मेंटेशन फ्रूट होता से, है बाकी एब्सेंस ऑफ सबसे। हाँ, एब्सेंस ऑफ एनारोबिक एयर, रिएक्शन। एनारोबिक होता है। हाँ, 15% होता है, किसी 48 होता है। हुच इज प्रोड्यूस बाई डिस्टिल्ड फर्मेंटेड मिक्सचर और लोकली अवेलेबल ईस्ट, शुगर एंड फ्रूट। डेंजरस होता है क्योंकि अल्कोहलिक फेम कॉन्सेंट्रेटेड होता है, रूम टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है बाकी अल्कोहल फैक्ट्री से। क्योंकि हूच में क्या होता है, एथेनॉल बनता ही है, लेकिन साथ साथ मेथनॉल भी बनता है। हम्म, सही बात है। फर्मेंटेशन ऑल्सो प्रोड्यूसेस एथेनॉल एंड ऑल्सो मेथनॉल। मेथनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 67 डिग्री होता है, एथेनॉल 78 होता है। अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं करेंगे तो मेथनॉल भी आ जाएगा उसमें, डिस्टिल में। हम्म, इससे कारण होता है। चल, इसलिए एक्यूरेसी चाहिए ओवरऑल। इंगेजिंग चाइना इन मोदी 3.0। 3.0, तो अभी हाल फिलहाल में जब न्यू गवर्नमेंट बने, तब वहाँ के जो वे ताइवान थे, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला मिस्टर मोदी को, आवर प्राइम मिनिस्टर। तो आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रेसिप्रोकेटेड। तो वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्ट्री थे, उन्होंने बोला कि इंडिया शुड अडियर टू वन चाइना पॉलिसी। लेकिन इंडिया का स्टैंड इसलिए आई सपोर्ट, क्योंकि चाइना डज नॉट सपोर्ट इंडिया वन इंडिया पॉलिसी रिगार्डिंग कश्मीर या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो एक यहाँ पर था। दूसरा, our foreign minister is hoping to resolve the remaining issue with China regarding standoff, patrolling abilities, patrolling rights, disengagement of troops, then de-escalation. Regarding Taiwan, Tibet, इसके बात कर लिए। फिर currently India Taiwan do not have a formal diplomatic ties, और इंडिया ताइवान के बीच में कल्चरल सेंटर है।
जिसके थ्रू बात होता है, कॉमर्स, कल्चर, एजुकेशन। लेकिन स्लोली इंडिया इज इंक्रीजिंग रिलेशनशिप विद ताइवान। वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने थे तभी इंडिया के 2 MP गए थे वहाँ पर ओथ टेकिंग सेरेमनी में। रिगार्डिंग तिब्बत, वहाँ पर US स्टेट्स की कांग्रेस है, ये नैन्सी पेलोसी। शी हैज डिक्लेयर्ड तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर लिगेसी, और वो इंडिया में आए थे मिलने के लिए भी, उसे मिले भी। तो स्लोली देखा गया है कि जो इंडिया का स्टैंड है वो थोड़ा सा असर्टिव रहा है चाइना के समय में, राइट फ्रॉम डोकलाम, राइट फ्रॉम गलवान वैली क्लासेस टू द 2020। डिस्पाइट दैट बायलैटरल ट्रेड इंक्रीज्ड टू न्यू हाइट्स, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया ओवर दिस। तो ट्रेड डेफिसिट हाई है, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन और रिलेशन हाई है, बायलैटरल ट्रेड हाई है। लेकिन इंडिया का स्टैंड असर्टिव है हर एक एरिया में, ताइवान, तिब्बत, साउथ चाइना सी, वहाँ पर इंडो पैसिफिक, क्वाड। और साथ ही साथ ये सब करने के बावजूद भी इंडिया वाज आल्सो कोलैबोरेटिंग विद चाइना ऑन वेरियस एस्पेक्ट, डेटा सॉवरेनिटी, WTO, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री, क्लाइमेट फाइनेंस। तो अलग अलग एरियाज में इंडिया का प्रिंसिपल स्टैंड रहा है हर जगह। और जब यहाँ पे यूएसए की बात करते हम्म। हैं, यूएसए वीजा वी चाइना ओवर ताइवान, तो एक एक्ट है, ताइवान रिलेशंस एक्ट 1979। तो इसके अंडर इट इज कंसिडर्ड कि अगर ताइवान को कोर्स या फोर्स किया जाएगा या अटैक होगा बाय चाइना, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है बाय चाइना, तो यूएसए वुड बी रिटेलिएटिंग। तो ये अंडर दिस एक्ट है। तो जैसे नीटो का है, तो यहाँ पे कैन वी से कि ये यूएस हेजमनी एक तरीके से पैसिफिक रीजन में, या जो इवन बात करते हैं ट्रांस पैसिफिक ट्रीटी, तो ये एक एलिमेंट है इस एक्ट के अंडर। हम्म। ठीक है। बिहार कोटा स्ट्रक डाउन। हो जाएगा इसमें। बिहार कोटा स्ट्रक डाउन, 50% सीलिंग, क्या बात हुआ इसमें? तो बिहार गवर्नमेंट है इंक्रीज द गवर्नमेंट जॉब रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन फ्रॉम 50 to 65%। तो 50% सीलिंग आया था इंट्रा सोनी जजमेंट में, जहां पर बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि टू इंश्योर द एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन 6(3) के हिसाब से कि 20%, 27% कोटा रहेगा, प्रोवाइडेड दैट कि सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड है, प्लस वहां पर आप एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, और साथ ही साथ आप एफिशिएंसी भी मेंटेन कर रहे हैं। अब 50% लिमिट होना चाहिए, लेकिन सम स्टेट्स में 50% लिमिट ब्रीच हुआ है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक ही एक्सेप्शन है, 10% कोटा, जब EWS में आया था, क्योंकि उसमें आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट किए थे, इसलिए आप ब्रीच कर सकते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस कोटा था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 110 था। एक्ट। तो जब ऑलरेडी बोला लीगल चैलेंजेस सीलिंग पर क्या है कि ऑलरेडी 10% कोटा ऐड हुआ, तो 60% हो चुका है, 50% ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है, तमिलनाडु में ऑलरेडी ब्रीच है। तो स्टेट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है, क्वेश्चन मार्क। तब जाकर के इसमें हो सकता है वापस से खुले, सुप्रीम कोर्ट माइट रीओपन द इन द स्वामी जजमेंट, और उसे रूल से बात रख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपहोल्ड किए 27% OBC कोटा NET। उन्होंने बताया कि रिजर्वेशन इज नॉट एन ऑड्स विद मेरिट बट फर्दर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में 1994 में इसको भी 9 शेड्यूल के अंदर में डाला लाया गया। हाउएवर महाराष्ट्र में लेकिन ऐसा नहीं है, 68% था, वहां पर हटा दिया गया। फिर पटेल गुजरात, जाट हरियाणा, कपूस आंध्र प्रदेश, कुर्मी झारखंड, तो हर जगह एक तरह से। इसमें इंदिरा स्वामी जजमेंट इंपॉर्टेंट 1992, 50% लिमिट सीलिंग। सिकल सेल पेशेंट नीड अर्जेंट एक्सेस टू मॉडर्न मेडिकेशन। सिकल सेल डिजीज सिकल जैसे बन जाते हैं, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, स्मूथ मूवमेंट। सिकल से हो जाता है, सिकल में ब्लॉकेज बढ़ जाता है, ब्लॉकेज बढ़ने के कारण उनका जो मोटालिटी है वो जल्दी होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन में।
सिकल सेल हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक इरिवर्सिबल डिजीज है, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फिर। सिकल सेल इरिवर्सिबल, आई थिंक पता नहीं वो, इरिवर्सिबल मैं बोला फॉल्स मारूंगा इसको। हो सकता है ये इरिवर्सिबल। हम्म, तो कैसे कर सकते हैं सिकल सेल में? हाइड्रोसी यूरिया ओनली डिजीज मॉडिफाई थेरेपी फॉर एस डी सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल मेडिकेशन है, ट्रीटमेंट है, डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज है, कार टी सेल थेरेपी एक भी हो सकता है इसका। कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हैं? सिकल सेल के लिए एक डेटा कलेक्शन चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा केसेस है सिकल सेल डिजीज, क्योंकि जेनेटिक डिजीज है ना सिकल सेल ये। तो पहली बात है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हिसाब से डॉक्टर्स पेशेंट पूल क्रिएट करना चाहिए, स्क्रीनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जीन थेरेपी रिसर्च हो गया, डेटा कलेक्शन हो गया, इंडिजिनस नॉलेज, पार्टनरशिप विद द कम्युनिटी लीडर, myth around SCD, early screening, research and collaboration, टेलीमेडिसिन, वेरेबल डिवाइस, मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं ऑनलाइन, जिनको अगर आप थेरेपी भी दे रहे हैं उनके साथ ऑनलाइन कर भी सकते हो मॉनिटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन इज नीडेड इन सिकल सेल। एक एग्जांपल था यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट है इनिशिएटेड नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। बात हो रहा है 47 तक खत्म कर देंगे, एराडिकेट कर देंगे 7 करोड़ इंडिविजुअल ट्राइबल रीजन में, मोस्टली इसी रीजन में। कोलैबोरेशन, काउंसलिंग, सब चीज़ चाहिए, साइंटिफिक इनोवेशन, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग के पास कलेक्टिव एक्सपर्टीज है, बस इसको यूज़ करना है, तभी हम लोग उसको कम कर सकते हैं ओवरऑल सिकल सेल डिजीज को। लोकल लेवल पे अवेलेबिलिटी और हम्म, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो सिकल सेल डिजीज जो है उसको हम बोलते हैं लाइफ लॉन्ग इलनेस है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है फिक्स। जो मैं हम्म, इरिवर्सिबल वाला क्वेश्चन रेज कर रही थी, तो हम्म, वो भी होता है। इसमें दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि इरिवर्सिबल है तो उसमें जो सिकल्ड सेल्स हैं उनके मेम्ब्रेन्स डिफॉर्म हो जाते हैं, और उसके बाद भी अगर उनको हम एक्सपोज करते हैं टू द ऑक्सीजन तब भी वो अपनी नॉर्मल शेप में नहीं आते। तो हम्म, ये इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल सिकल सेल्ड। और कुछ रिवर्सिबल भी होते हैं, तो मिक्स रहता है ये। हम्म, वैसे ये लाइफ लॉन्ग इलनेस हो जाती है लाइफ। इफ यू हैव सिकल सेल डिजीज। और इसमें मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी हाई है, इस बात कर लिए। इसमें इंपॉर्टेंट कैसे कर सकते हैं? इंडिजिनस नॉलेज, नर्चरिंग पार्टनरशिप, ग्रास रूट हेल्थ केयर और टेलर्ड सोल्यूशन। ट्राइबल पॉपुलेशन, इस ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा देखा गया, तो स्पेसिफिक उस जगह में जहाँ पर ज़्यादा है, डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से देख सकते हैं। और टीएसी की, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के थ्रू, या फिर 6 शेड्यूल के अंदर में जो लोग हैं पंचायती के थ्रू आप कर सकते हो, 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल के अंदर। अलोन स्ट्रगलिंग सपोर्ट डेम से पैलेटिव हेल्थ केयर की बात की है इसमें। अनसिक्योर्ड लाइफ है, सोशल सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए हेल्थ केयर ग्रुप के लिए। क्रोनिक एलिमेंट है, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट डिजीजेस। तो केयर गिवर एक चैलेंजेस है कि उनका अनपेड लीव होता है। विमेन मोस्टली केयर गिव करते हैं, उनको केयर के लिए मिलता नहीं है, रिकमेंडेशन नहीं मिलता है। तो ये कुछ है। So thank you everyone. We will take up next set of newspaper tomorrow.